Hello students, today our topic is operating system and its types। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जो बेसिक डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड यूज टू कंट्रोल एंड टू मैनेज ओवरऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस पेंट, आपकी गेम्स हो गई, मीडिया प्लेयर्स हो गए, पी डी एफ हो गया, सब कुछ जितने भी सॉफ्टवेयर आप बाद में इंस्टॉल करते हो वो सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनको छोड़ के एक जो पूरा हार्डवेयर सेट है आपके पास, जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में, जो हार्डवेयर पोर्शन है, सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, सभी सर्किट्स, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, सब कुछ जो भी है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर इंस्टॉल है, मशीनरी, वो हार्डवेयर पार्ट हो गया और ये आपका सॉफ्टवेयर पार्ट होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा यूज़र अपना किस में काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करता है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो एक बेस प्रोवाइड कराता है, बैक एंड पे जो इंटरफेस का काम करता है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूज़र से कमांड लेकर रिसीव करता है ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और किससे सेंड करता है, हार्डवेयर को, कि यूज़र ने फला फला कमांड दी है इस सॉफ्टवेयर में और यूज़र ये काम करना चाहता है। यदि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका हार्डवेयर रन नहीं करेगा, वो एक मात्र डिवाइस है, मशीन है जो ऑन भी नहीं होगी और आपका कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। यदि आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई बात नहीं, कंप्यूटर चलेगा, आप बाकी काम कर सकते हो जो फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं। मींस अगर हम सरल शब्दों में कहें, एग्जांपल लेकर कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर वो अलग पोर्शन हो गया और विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है मोबाइल्स के लिए, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो होना ज़रूरी है जिससे कि हार्डवेयर भी चलेगा और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चलेंगे। ये मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से एक नई अलग वीडियो में बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैनेजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। अब एक टॉप टर्म आती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं। कोई भी सिस्टम हो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो किस बात डिपेंड करता है, थ्रोपुट। थ्रोपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच कंप्यूटर कंप्लीट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इनपुट लेकर प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे सकता है, वो उसको थ्रोपुट है। टर्न आउट टाइम, इन जनरल टर्न आउट टाइम मीन्स द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। कि टर्न आउट टाइम में कितना टाइम लिया उसने टोटल रिसीव होने से आउटपुट देने तक का, आपका कितने टाइम में कंप्लीट किया उसने एग्जीक्यूट की जॉब को, वो आपका टर्न अराउंड टाइम होगा। वेटिंग टाइम, जब आप इनपुट देते हो वो आपकी इनपुट जाती है रैम में लोड होती है। यदि आपने मल्टीपल इनपुट्स दे दिए तो किस टास्क को उसने वेट ज़्यादा करवाया, किस टास्क को पहले प्रोसेस किया, तो एक एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं वो कितना देता है। ये वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम होता है, द रिस्पॉन्स टाइम इज इंटरवल बिटवीन द सबमिशन ऑफ जॉब ऑफ द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग द जॉब फाइनल जॉब्स फॉर द टू प्रोड्यूस द आउटपुट। इसमें रिस्पॉन्स टाइम में कि यूज़र ने जैसे इनपुट दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जल्दी उसको कितने मिली सेकंड में एक्सेप्ट करके अपनी क्यू में लगाता है, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग फेज में जाएगा ही नहीं, वो वेटिंग क्यू में रहेगा, तो रिस्पॉन्स टाइम भी शुड बी मिनिमम। अब आते हैं हमारे पास टॉपिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ध्यान से देखिए। नंबर 1, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी हुई हैं, मेमोरी डिवाइसेस, प्रोसेसर्स एंड अदर मीडिया, और जितने आपके सॉफ्टवेयर्स हैं मेमोरी, वो सभी के सभी हमारा एक हार्डवेयर माना जाता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कितना एफिशिएंटली उस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है वो उस पर डिपेंड करता है, तो इसे क्या हम बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। यदि आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है और आप ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वर्जन का डाला हुआ है तो 4 GB रैम को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएगा,
ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके कंप्यूटर की, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी और हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी लगभग सेम सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज memory management. Memory is the central to the operation of modern computer system. Memory is a large arrays of words or bytes in which with its own address. Memory जो कंप्यूटर का पोर्शन है, आपने थर्ड चैप्टर के वीडियो में देखा होगा मेमोरी के वीडियो में, कि मेमोरी वो पोर्शन है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें हम सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और फ्यूचर यूज़ के लिए भी। मेमोरी तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। अब इन तीनों मेमोरी को भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एफिशिएंटली यूज़ करता है, कैसे डाटा को रीड राइट करना है, फाइल कहाँ सेव करनी है, सेव है तो उसको एक्सेस कैसे करनी है, डिलीट करते हो तो उसको डिलोकेट करना है मेमोरी से, उसके एड्रेसेस को। अगर आप राइट कर रहे हो कोई डाटा, कॉपी पेस्ट करो पेन ड्राइव में, तो उसको कितना एफिशिएंटली, कितना फास्टली वो उसमें कॉपी कर रहा है, दैट कम्स अंडर मेमोरी मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे काम किसके अंदर आते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट वन है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में क्या होता है, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल द रनिंग ऑफ मैनी टास्क। अब देखिए हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की जो सीरीज़ है, इसमें क्या होता है कि यूज़र ये मल्टीटास्किंग के लिए स्पेशली बनाए गए थे। मल्टीटास्किंग का मीनिंग क्या है कि यूज़र एक टाइम में मल्टीपल इनपुट्स कंप्यूटर को दे और वो साथ साथ प्रोसेस हो और हमें फटाफट मल्टीपल आउटपुट्स मिले, ना कि वन बाय वन। सिंगल यूज़र नहीं, मल्टी यूज़र भी हो, मल्टीटास्किंग भी हो, ठीक है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग हो। तो इतने सारे टास्क को मैनेज करना कि कितने इनपुट्स आई हैं, कितने प्रोसेस हो चुकी है, कितनी प्रोसेस हो रही हैं, नेक्स्ट किसकी बारी है, तो ये सब क्या इसके अंदर आता है, टास्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस, टास्क को आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। टास्क देने के बाद जब वो आपका एक्चुअल टास्क रैम में लोड होता है तो वो क्या प्रोसेस बन जाता है। अब इस प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है, आपकी प्रोसेस टेबल बनती है, पीएमटी होती है, स्वैपिंग होती है, पेजिंग कंसेप्ट है इसके अंदर, वो काफ़ी थोड़े एडवांस कंसेप्ट हैं। कहने का मतलब है कि कितने आप प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हो, कितने प्रोसेस डिलीट कर रहे हो, पहले कौन सा प्रोसेस कर रहे हो, स्मॉल वाला साइज़ वाला प्रोसेस या बड़े साइज़ वाले को, बड़े वाले को वेट करा रहे हो, छोटे वाले को पहले प्रोसेस कर रहे हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर यूज़ की जाती हैं। डेडलॉक को हैंडल करना, कि अगर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में सीपीयू बिजी हो गया, उसने बाकी सारे काम छोड़ दिए और सिस्टम हैंग होने की पोजीशन में आ गया, तो वो डेडलॉक है। डेडलॉक, उसको कोई रिसोर्स चाहिए कंप्यूटर सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो रिसोर्स उसको मिल नहीं रहा, किसी और प्रोसेस के पास है, वो मेमोरी रिलीज़ नहीं कर रहा, तो वो उसकी वेट करेगा, ना वो प्रोसेस हो रहा है ना ये प्रोसेस हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों हैंग ऑन पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसे हम डेडलॉक बोलते हैं, कि डेडलॉक भी ना हो, नहीं तो आपका सिस्टम बार बार हैंग होगा। ओके, नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। दिस इज द फंक्शन दैट मैनेज द डेटा फाइल्स। An operating system contains file management programs that provide the ability to create, delete, enter, change, ask, and access of files of data so that they can produce the report on a file. फाइल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी कंप्यूटर में आप फाइलें बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, फाइल को कॉपी पेस्ट करते हो, लोकेशन चेंज करते हो, डिलीट करते हो, क्रिएट करते हो, एडिट करते हो, जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर। अब यूज़र ने यूज़ करना है कंप्यूटर को किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो यूज़र का जो इंटरफेस है, आप देखिए डेस्कटॉप देखते हो कंप्यूटर का, आपको नीचे टास्क बार दिखाई देता है, डेस्कटॉप पे डिफरेंट आइकन्स दिखाई देते हैं, लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन है। आपको इस चीज़ की एक शुरू से ही एक हैबिट है कि मैंने यहाँ क्लिक करना तो ये जंप लिस्ट खुलेगी और ये आइकन से माई कंप्यूटर यहाँ से जाना है, कंट्रोल पैनल इस साइड है। तो ये एक यूज़र इंटरफेस है। मोबाइल को देखते हो तो लेफ्ट साइड में डायल का है, मैसेज का आइकन है डेस्कटॉप पे, बीच में सेंटर बटन है फंक्शन की, कैमरे का आइकन है, और डिफरेंट आप की उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर स्लाइड करते हो फिंगर से, आपको डिफरेंट डिफरेंट आइकन दिखाई देते हैं, वो उसका इंटरफेस है। आप उसकी थीम भी चेंज करते हो, ठीक है, और आप उसके वॉलपेपर भी चेंज करते हो, उसका आइकन का डिज़ाइन भी चेंज कर देते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराता है। बेसिक दोनों का फंडा क्या होता है ये जो इंटरफेस का, कि यूज़र इंटरफेस यूज़र के लिए बिल्कुल ईजी होना चाहिए। कोई आपको ऐसा मोबाइल या ऐसा सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम दे दे कंप्यूटर का कि आपने कभी काम ही ना किया, उसमें अजीब से आइकन हो, जैसे जो विंडोज़ के जो आदी होते हैं जो विंडोज़ में काम करता है, अगर उनको फर्स्ट टाइम लाइनक्स पे बिठा दे जाए तो उनको लाइनक्स का फंक्शन ही समझ में नहीं आएगी, आइकन ये किस चीज़ का है, वो आइकन कहाँ है। उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है देखने में कि कौन कौन से फंक्शन के आइकन्स कहाँ कहाँ पर है। तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग यूज़र इंटरफेस होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की।
ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से पता लग रहा है सिंगल यूजर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक यूजर एक ही टाइम में यूज कर सकता है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइक डोज, पहले एक डोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया करता था, उसमें क्या था, आपकी कमांड्स प्रॉम्प्ट था, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। उसमें आप कमांड्स टाइप करोगे डोज में, CD DIR MD DIR, डायरेक्टरी बनाना मेक डायरेक्टरी, RDDIR रिमूव डायरेक्टरी करना। तो आपको हर काम के लिए कमांड याद रखनी पड़ती है और एक टाइम में एक यूज़र उस सिस्टम में कमांड यूज़ कर सकता है। काफ़ी उसमें कोई फंक्शंस नहीं थे, मतलब ज़्यादा ग्राफिकल यूज़र फंक्शन नहीं थे, कोई आपका माउस का यूज़ नहीं होता था, सिर्फ टर्मिनल, मॉनिटर, CPU एंड कीबोर्ड ओनली। तो वो आपके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थे। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो तरह के होते हैं, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क। सिंगल यूजर मल्टीटास्क में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि एक यूजर डिफरेंट टाइप के मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। लाइक विंडोज़ में भी ऐसा, विंडो इसी कैटेगरी में आता है, SUMT, सिंगल यूजर मल्टीटास्क। बट आप इसमें ये मेनली मान के चलिए कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम विंडोज 7 में या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ में लाइक XP 2000 विंडो विस्टा में आप एक यूज़र दो भी यूज़ कर सकते हैं, दो यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे। कुछ गेम्स ऐसी आती हैं जिसमें दो पर्सन एक ही कीबोर्ड से गेम खेल सकते हैं। गेम एक ही है, स्क्रीन आधी आधी हो जाएगी, एक जना कीबोर्ड के लेफ्ट साइड से ASDF कीज़ यहाँ से ऑपरेट करेगा अपने ऑब्जेक्ट को, गाड़ी है, कार रेसिंग गेम है, कुछ भी है, और दूसरा न्यूमेरिक कीपैड से यूज़ करेगा। दोनों पर्सन कीबोर्ड, वो कीबोर्ड का वो वाला ऐसा यूज़ करेगा, वो बोला कीबोर्ड का दूसरा ऐसा यूज़ करेगा। उससे क्या होगा, दोनों की ही कमांड चलेगी कंप्यूटर पे। देखो, लेकिन उसको हम इसको ऐसे कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वो यूज़र तो एक ही है, कीबोर्ड तो एक ही है, तो एक ही कीबोर्ड से डिफरेंट कमांड्स आ रही है, स्क्रीन स्प्लिट हो गई है। तो ये सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग में इस कैटेगरी में आता है। दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता लग रहा है मल्टी यूज़र, मल्टी मोर देन टू, विच दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल मोर देन टू यूज़र एट अ सेम टाइम। ठीक है, अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूज़र टू एक्सेस द डेटा एंड प्रोसेसिंग इन अ सिंगल मशीन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स वंस और डिफरेंट टाइम। एक कंप्यूटर ऐसा है, उसको आपने नेटवर्किंग से कनेक्ट कर दिया, तो दो तीन कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं, वो दोनों तीनों कंप्यूटर अलग अलग कमांड दे रहे हैं, उससे कनेक्टेड है, कोई डाटा कॉपी कर रहा है, कोई पेस्ट कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। मेन जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है उससे तीन कनेक्टेड है, ठीक है, इससे तीन कनेक्टेड, चारों आपस में कनेक्टेड हो गए। वो जो तीन कनेक्टेड हैं वो तीनों इस नंबर वन वाले से क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं और अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डायग्राम में दिखाया गया इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सर्वर, जहाँ पे आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, वहाँ पे इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के? ईच यूज़र कैन असेस सम डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑन सिस्टम। If one computer has a song, then other computer attached with and it will play the song their system also। मतलब वही है, एक कंप्यूटर में रिसोर्स पड़े हैं, वो सारा डाटा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से वहीं क्लिक करो, उससे कनेक्ट हो जाओ और आप उसको यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब में क्या है, आप यूट्यूब का वीडियो, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अपलोड हैं, आपके पास थोड़ा ना अपलोड अपलोड तो यूट्यूब के सर्वर पे है। आप मोबाइल से और कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोग कनेक्ट होते हैं और अलग अलग तरह के वीडियो हम यूट्यूब से डाउनलोड करके देखते रहते हैं, या डाउनलोड करते हैं या लाइव चला लेते हैं उनको, ठीक है, स्ट्रीमिंग करके। तो ये क्या है, यूट्यूब का सर्वर तो एक है वहाँ पे, एक ही जगह है और पूरा वर्ल्ड उससे कनेक्टेड है। देखिए, एक से लाखों करोड़ों कनेक्टेड है। वो क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बड़े बड़ी कंपनीज में या बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग की जो मशीन्स होती हैं, मशीनें, ये तो नहीं कि अगर आपके 20 कंप्यूटर आप 20 मशीनें लगाओगे, नहीं, आपका मशीन एक होगी, 20 कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होंगे, जिस कंप्यूटर जो कमांड जाएगी वो मशीन उसको प्रिंट कर देगी। तो उसका सॉफ्टवेयर क्या है, वो मल्टी यूज़र सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस। सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र में डिफरेंसेस क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर सिक्योर और मल्टी यूज़र सिक्योर नहीं होते हैं। सिंगल यूज़र सिक्योर इसलिए क्योंकि जो उससे कोई कनेक्टेड नहीं है, तो वायरस आने के चांसेस कम है, हैक होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। सिंगल यूज़र OS इज दैट OS विच सपोर्ट्स ओनली वन यूज़र एट अ टाइम। ये एक ही यूज़र को सपोर्ट करता है या मोर देन वन यूज़र को, ठीक है। सिंगल यूज़र में स्टैंड अलोन सिस्टम होते हैं और ये सारे कनेक्टेड होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। सिंगल यूज़र में कोई शेयरिंग नहीं होती डाटा की, इसमें डाटा की शेयरिंग होती है, वो कॉस्टली नहीं होते, ये वेरी कॉस्टली होते हैं। लेस फंक्शंस फॉर यूज़र्स,
इसमें फंक्शन यूज़र के लिए कम फंक्शन होते हैं, उसमें ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। सिंगल यूज़र को मेमोरी कम रिक्वायरमेंट कम होती है और मल्टी यूज़र में मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टी प्रोसेसिंग, जिस कंप्यूटर के अंदर, वैसे नॉर्मली कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर होते हैं, एक प्रोसेसर होता है, बट जिन कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, एडवांस मदरबोर्ड है, थोड़ा सीपीयू भी बड़े टाइप का है, उसमें डबल या 3 या 4 सीपीयू भी होते हैं। अब 4 सीपीयू लगाने का क्या फ़ायदा है? 4 सीपीयू लगा रहे हो, 2 सीपीयू लगा रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है? उससे क्या आप उसकी पावर को बढ़ा रहे हो, प्रोसेसिंग पावर को, कि अब इस पे आप और कमांड कितनी भी दे सकते हो, ये फटाफट प्रोसेस कर देगा और ज़्यादा प्रोसेस करेगा। तो वो क्या होता है, लोड शेयरिंग कर लेते हैं। अब वो दोनों प्रोसेसर क्या करेंगे, अगर आपने 4 कमांड एक साथ दे दी, तो वो क्या करेगा, 2 कमांड पहला वाला प्रोसेसर यूज़ कर कमांड प्रोसेस करेगा, दूसरा वाला दूसरी कमांड, दोनों कमांड, तो आधा आधा काम बट गया। अगर 4 प्रोसेसर्स हैं तो हर प्रोसेसर को एक ही काम मिलेगा प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस करेगा और फ्री हो जाएगा। वो इतने फास्ट होते हैं कि फटाफट प्रोसेस करते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम्स की, जो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसर को भी कमांड दे सकें। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पुराने टाइप का है और आपका मदरबोर्ड एडवांस है, प्रोसेसर आपने 4-4 लगा दिए, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेसर से काम नहीं करवा पाएगा। तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रिक्वायर्ड होगा, वो मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ वाला होना चाहिए। ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली। आपको दिखने में विंडोज़ की वही वर्जन दिखेंगे। विंडो अगर आपने विंडोज 7 इंस्टॉल कर दी और 64 बिट ओरिजिनल विंडोज इंस्टॉल कर दी, तो उनमें सर्वर एडिशन भी आते हैं। तो वो सर्वर एडिशन जो नॉर्मली कंपनीज में यूज़ होते हैं, हम घरों में या जो कमर्शियल आप लेते हो, स्टूडेंट हैं, हॉस्पिटल्स हैं या छोटे मोटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ हम सर्वर एडिशन कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेते। आप सिंपल विंडोज़ लेते हो, विंडोज 7 32 बिट 64 बिट, आप कभी सर्वर विंडो नहीं लोगे। सर्वर विंडो ले भी लोगे, इंस्टॉल भी कर लोगे, तो उसका आपको कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। तो सर्वर एडिशन विंडोज़, जहाँ पता है आपने जिस कंप्यूटर में डालोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर थोड़ा एडवांस है, उससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सर्वर एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो। मल्टी प्रोसेसिंग भी है आपके, मल्टीपल ब्लेड सर्वर्स हैं आपके एचपी के। तो डिपेंड करता है आपके पास हार्डवेयर कैसे है। Intermediate between all the hardware and the software of the system, and no need to know any technical languages. It's the platform of all programs. Disadvantage क्या है? If any problem affected in operating system, you may lose all the contents which have been stored already, and unwanted user can use the सिस्टम। वो तो किसी भी सिस्टम को कोई यूज़र किसी को भी हैक करके यूज़ कर सकता है। उसके लिए आपको फायरवॉल या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप उसमें इंस्टॉल करना होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग अभी कोई अलग टाइप का सिस्टम नहीं है, एक तो उसकी एक टाइप कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग को फुलफिल करता हो, इस कंडीशन को मल्टी प्रोग्रामिंग करता हो। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जब जिस सिस्टम में आप मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ इनपुट कराते हो, जो वो मल्टी टास्किंग था और मल्टी प्रोग्रामिंग लगभग सेम ही चीज़ है बिल्कुल। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू एलिमिनेट सच आइडल टाइम्स बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल कॉम्पिटिशन टास्क फॉर द सीपीयू टू परफॉर्म। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, आपने 4-5 टास्क दे दी, कुछ टास्क ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है या नेसेसरी नहीं है, या कुछ आइडल टाइप के टास्क, उनको हटा के जो मेन टास्क है उनको फटाफट कंप्लीट करता है। अब आप मार्केट में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दे दीजिए, मल्टी टास्किंग दे दीजिए। मार्केट में लेटेस्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, दे ऑल आर कैपेबल, दे ऑल आर हैविंग द सेम फंक्शनैलिटीज़। वो मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, मल्टी टास्किंग भी है। ठीक है। हाँ, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए वो सर्वर वाला एडिशन होना चाहिए, अदरवाइज उन सभी में ये फीचर होती है। आप एप्पल की मैकबुक ले लीजिए, ये डेल एचपी किसी भी कंपनी एसर का कोई भी लैपटॉप ले लीजिए जिसमें विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, उन सभी में ये फीचर्स हैं। ठीक है। आप दीजिए, आप 10 कमांड एक साथ दीजिए, फटाफट डाउनलोडिंग लगा दीजिए, मूवी चलाइए साथ साथ, और यूट्यूब भी चला दीजिए साथ साथ, टाइपिंग भी करते रहो, आप कितना भी हैवी काम करते रहो, दे ऑल आर कैपेबल टू परफॉर्म टू प्रोसेस ऑल द टास्क साइमल्टेनियसली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर हार्डवेयर। आप कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर में आपकी रैम तो 1 GB है और आपने बहुत सारे कमांड दे दी हैवी हैवी, ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा उसको, उसके पास तो रैम ही नहीं है, तो रैम भी तो कुछ होनी चाहिए ना आपके पास मेमोरी में, अप टू 3 GB 4 GB 6 GB कुछ रैम एरिया तो हो, नहीं तो बेचारा ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा थोड़ा टास्क लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस है बट उसे काम करने के लिए जगह नहीं मिल रही, रैम नहीं मिल रही। सो आपके पास हार्डवेयर अगर आप एडवांस है तो सॉफ्टवेयर भी एडवांस यूज़ करो, सॉफ्टवेयर एडवांस है हार्डवेयर लो लेवल का है, कोई फ़ायदा नहीं।
आपका सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लो लेवल का है, पुराने वर्जन का है, और आपने आर्किटेक्चर जो आपका हार्डवेयर है वो एडवांस लगा दिया, तो वो उससे काम नहीं करवा पाएगा। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी लेके चलते हैं, दोनों ही एक सेम रेंज के होने चाहिए। ओके, जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग, इसके एडवांटेजेस हैं परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलायबिलिटी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। ये लगभग सभी की सेम रहती है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की। डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम और नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स, ये सिस्टम्स में आती रहती है प्रॉब्लम्स। ये मल्टीटास्किंग द सेम, अब एक डायग्राम में दिखाई दे जा रहा है, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, 3, 4, चार तरह के एप्लीकेशन आपने कमांड दे दी, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इन चारों एप्लीकेशन को लेगा, इन सबको प्रोसेस को लेगा, एक्सेप्ट करेगा, लोड करेगा, फिर रिस्पॉन्स टाइम चेक करेगा, टर्न अराउंड टाइम, कब दिए कमांड आपने, कब आउटपुट मिला। अब वो पहले पहले नंबर 1 वाली को प्रोसेस करता है या 2 वाली को, डिपेंड करता है। नंबर 1 वाली का साइज है 100 MB और 2 वाली का है 2 MB, तो सोचेगा पहले 100 MB को साइड में रख के वेटिंग क्यू में लगा के 2 MB वाला जो प्रोसेस है ना, 2 नंबर वाले एप्लीकेशन, इसको पहले प्रोसेस करके इसको आउटपुट निकाल देते हैं। फिर मेरे पास 3 काम रह जाएंगे, 1, 3 और 4। अब आई 1, 3 और 4, चलो अब थोड़ा 1 को प्रोसेस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा 3 को, थोड़ा सा 4 को, फिर थोड़ा सा 1 को, थोड़ा सा 3 को, थोड़ा सा, वो डिपेंड करता है वो टाइम शेयरिंग किस हिसाब से करता है वो। तो ये मल्टीटास्किंग में क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं? टाइम शेयरिंग के थ्रू। ये देखिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए और टाइम शेयरिंग पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल सेम लगेगा दोनों कंसेप्ट। एन एनवायरनमेंट वेयर द वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, CPU, पेरिफेरल डिवाइस आर यूटिलाइज इफेक्टिवली। देखिए, आपने इतना एडवांस हार्डवेयर लगाया है, 6 GB की रैम है आपके पास, 1 TB की हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड एडवांस है आपके पास, 4 GHz, प्रोसेसर भी 3 GHz का इंटेल का i5 i7 प्रोसेसर है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज 7 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतना एडवांस सेटअप जो आपने लगाया है, उसका मोटिव क्या है? क्या सिर्फ पेंट ब्रश करने के लिए या टाइपिंग करने के लिए? नो, मतलब वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप अगर कुछ ऐसे डाउनलोडिंग लगाते हो, साथ में कुछ और हैवी काम करते हो, हैवी ग्राफिक्स का काम करते हो, कुछ वेबसाइट्स बनाते हो, सर्वर से जोड़ते हो, तो आपका सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए, एफिशिएंटली स्पीडली काम करना चाहिए, ठीक है ना। और आप एक साथ कई सारी कमांड दे सको। तब आपने 4 एप्लीकेशन, ऊपर से देखिए डायग्राम में 4 एप्लीकेशन उस यूज़र ने इनपुट करा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, रैम में लोड हो गई। अब CPU को प्रोसेस करना है। CPU प्रोसेस तब करेगा जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको असाइन करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा हाँ CPU, आप पहले 1 वाले को प्रोसेस करो, 1 वाले को छोड़ दो, 1 वाले को वेटिंग में लगा दो, हम पहले 2 वाले को करेंगे, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को, या पहले 3 को करना है, पहले 4 करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। टाइम शेयरिंग में एक टाइम स्लाइस बना लेता है वो, ठीक है। वो टाइम को शेयर करता है कि मैं पहले ना 1-2 मिली सेकेंड एप्लीकेशन 1 को प्रोसेस करूँगा, फिर अगले 2 मिली सेकेंड एप्लीकेशन 2 को, फिर अगले 2 मिली सेकेंड में एप्लीकेशन 3 को, फिर अगले 2 मिली सेकेंड को एप्लीकेशन 4 को। मेरे 8 मिली सेकेंड खर्च हो गए। अब मैं दोबारा फिर किस पे जाऊँगा? एप्लीकेशन 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। वो इतना फटाफट स्विचिंग करता है, इसे हम राउंड रॉबिन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। ये राउंड रॉबिन इसके अंदर आता है, इस टॉपिक के अंदर ही आता है। राउंड रॉबिन वो राउंड स्विचिंग करेगा। यदि मैं सोचूं ये 4 प्रोसेस है, पहले मैं एप्लीकेशन 1 को ख़त्म कर लूँ, फिर 2 को ख़त्म कर लूँ, फिर 3 को, फिर 4 को। अब 4 की बारी कितनी देर बाद आएगी? जब 1 ख़त्म हो जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा, 3 ख़त्म हो जाएगा, इन तीनों को टाइम जोड़ लो, उतने टाइम को वेट करना पड़ेगा, है ना। और फिर चौथे का कंप्लीट, तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा आता है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा मंदिर गुरुद्वारे में जहाँ लंगर की व्यवस्था होती है, लंगर में बहुत सारे व्यक्ति बैठे होते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, सैकड़ों लोग लाइन में बैठे हैं, ठीक है। आपके सामने सपोज 50 लोग बैठे हैं लाइन में। आप क्या करोगे? पहले एक को खाना खिलाओगे पूरा, फिर दूसरे को पूरा खिलाओगे, फिर तीसरे को। जो 50वें नंबर पे है उसके पास तो 49 लोग आगे बैठे हैं, एक खाना खाने में एक व्यक्ति एवरेज आधा घंटा लगाता है, उसको तो 49 का हुआ आधा घंटे के हिसाब से 29.5, 29.5 घंटे उसको वेट करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट फिजिबल। बट हम क्या करते हैं, हम सभी के आगे चपाती रख देते हैं। पहले प्लेट्स रखेंगे, फिर चपाती सभी के आगे, फिर सभी के आगे सब्जी, फिर सभी का कुछ और प्रसाद, सभी को आगे 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके हम सभी प्रोसेस को एक साथ स्टार्ट कर देते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा दे दिया, आप स्टार्ट कीजिए सभी के सभी। फिर आप पहले वाले पे जाओगे, देन सेकंड वाले पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपने वो टाइम ना लें कि मुझे हर 2, 3, 4 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद मुझे फटाफट स्विच करना है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे पे, तीसरे चौथे पे। ऐसे हम 2 जने सर्विस कर देते हैं। अगर एक प्रोसेसर होगा, यानी एक खाना खिलाने वाला होगा, तो क्या होगा? उसको थोड़ा ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। अगर हम उस लाइन में हम 2 जने खड़े हो जाएं जो सर्व कर रहे हैं खाना,
तो आधे दिन वो संभालेगा, आधे दिन वो संभालेगा, तो ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। सेम जैसे मल्टी प्रोसेसिंग में था कि डबल सीपीयू आ जाते हैं तो काम का लोड आधा हो जाता है। ठीक है ना, एक तो अकेला जना काम करे, दो जने काम करें प्रोसेस को, तो आपका काम आधा आधा बट नहीं जाएगा, तो आधा आधा बटेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए अब आप लगभग आधे पौने घंटे में आप सभी 50 लोगों को खाना खिला के फारिग कर देंगे, बजाय कि किसी को एक को 29.5 घंटे, 29.5 नहीं, 24.5 घंटे वेट करवाने के बजाय। ठीक है, तो ये आपका होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। अब रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होता है, आपके पास जो आपने इनपुट दिया, आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स आउटपुट आना चाहिए, आप वेट नहीं कर सकते। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ एयरपोर्ट्स पे, हर एयरपोर्ट पे एटीसी ऑफिस, कंट्रोल ऑफिस होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस। वो क्या करते हैं, वो उन पर रडार में सिस्टम होते हैं, कौन कौन से प्लेन नीचे से उड़ रहे हैं, कौन कौन से ऊपर से आके लैंड होने वाले हैं, उनको स्पेस कहाँ देना, उनकी डायरेक्शन कहाँ बतानी, उनकी जगह कहाँ बतानी। क्योंकि वो इतने बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, उनकी स्पीड बहुत होती है, वो ऐसे तो नहीं कि ब्रेक लगा के थोड़ा साइड में कर लेंगे, नहीं, वो टकरा जाएंगे आपस में। तो उनको मैनेज करना, फ्लाइट्स को मैनेज करना, उनके काफ़ी हाई फाई सिस्टम्स होते हैं। नासा है, इसरो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जैसे अभी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, पायलटलेस प्लेन्स उड़ाते हैं हम, बिना ड्राइवर की गाड़ी है, चल रही है स्पीड पे 100 से ऊपर की। तो जब ड्राइवर ही नहीं है, गाड़ी मशीन नहीं चल रही, वो किसी को भी हार्म कर सकती है। तो उसमें इंस्टेंट होना चाहिए कमांड, प्रोसेसर्स लगे होते हैं, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैप फीड करते हैं, गूगल कार भी, गूगल ने भी कार बना रही हुई है अपनी, गूगल कार। तो अमेरिका में काफ़ी टैक्सीज आजकल विदाउट ड्राइवर है, अब आप बैठिए उसमें बोलिए ड्रॉप मी दिस लोकेशन ऑन दिस लोकेशन, उस लोकेशन का नाम बोलिए, आपको ड्रॉप कर देगा। उसमें मैप है, मैप अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और ड्राइव गाड़ी अपने आप चलेगी, ऑटो पार्किंग करेगी, अपने आप ब्रेक लगेंगे, उसको सारे चारों साइड सेंसर्स होते हैं। तो देखिए अगर एक व्यक्ति को बिठा के जा रही तो एक जिम्मेवारी रहती है मशीन की कि पर्सन को हार्म, कोई हानि ना पहुंचे। तो जहाँ लाइफ का सवाल होता है, जहाँ इतने आपको क्विक आउटपुट चाहिए, सटीक आउटपुट चाहिए, तो ऐसे सिस्टम्स में जो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट आर नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको सपोज कोई आउटपुट 2 सेकंड में चाहिए, 2 सेकंड तक मिल गया, गुड। 2 सेकंड से पहले आउटपुट दे दिया तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अगर आपका 2 सेकंड का 2.5 सेकंड भी कर दिया उसने, थोड़ा सा भी लेट कर दिया, डिले कर दिया, तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। ओके, सो दीज आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।